जय हिंद, जय भारत. Hello everyone, I welcome you all to Top Mind Pathshala by रीमा शर्मा. तो अगेन वी आर हेयर विद द रेस्पिरेशन इन प्लांट चैप्टर जो है हमारा निट की हम तैयारी कर रहे हैं बच्चों. और क्वेश्चन की जो सीरीज़ हमारी चल रही थी 30 MCQs की, एज यू ऑलरेडी नो. तो 30 MCQ सीरीज़ का ये हमारा पार्ट नंबर 3 है प्यारे बच्चों. पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं. और 30 MCQs हैं तो आपके टोटल मार्क्स कितने रहेंगे 120. और आपको कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर कार्ड मुझे ज़रूर बताना है कि आपने 30 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट किए और कितने मार्क्स आपके बने. अगर कोई इनकरेक्ट होता है तो उसमें -1 लगा दीजिएगा, और अगर कोई करेक्ट होता है तो वहाँ पर +4 आपका हो जाएगा. चलिए देखते हैं 61 से 90 का क्वेश्चन आज की वीडियो में, यानी कि अगेन 30 क्वेश्चन. ठीक है, और 60 क्वेश्चन जो पहले हैं यानी कि 1 to 30 और 31 to 60, जो इनकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोनों का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं. या फिर जो चैनल की प्लेलिस्ट का ऑप्शन है वहाँ से आप सारी प्लेलिस्ट में सारे के सारे 20 MCQs की सीरीज़ भी और 30 MCQs की सीरीज़ सारी कंप्लीट देख सकते हैं. चलिए जी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए. पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन में, देयर इज़ अ गेन ऑफ हाउ मैनी ATP इन एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ यूकैरियोटिक सेल. ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में कितना गेन होता है. जो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है उसके अंडर हमारे 36 ATP जो है बनते हैं बेसिकली बच्चों. और जहाँ पर हमारे 2 ATP होते हैं वो लॉस हो जाते हैं ड्यूरिंग NADH ट्रांसपोर्ट, जब साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है. तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 36 ATP. सेकेंड क्वेश्चन में बोला गया है साइनेड रेजिस्टेंट रेस्पिरेशन इज फाउंड इन. ठीक है, इनमें से किस में मिलता है साइनेड रेजिस्टेंट रेस्पिरेशन, यानी कि इस पाथवे को हम क्या बोलते हैं बच्चों, अल्टरनेटिव ऑक्सीडेटिव पाथवे. क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिव ऑक्सीडेटिव पाथवे हम इसे बोलते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, अल्टरनेटिव ऑक्सीडेटिव पाथवे इसे बच्चों हम बोलेंगे. ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है. अब तो ये होता किस में है, बेसिकली द राइट आंसर इज ब्रासिस्का बच्चों. क्या रहेगा इसका राइट आंसर, ब्रासिस्का. ये प्लांट्स में स्पेशली ब्रासिस्का में होता है. ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है आपको कि जो SLP है, SLP जो है वो नेट गेन ऑफ ATP फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस और EMP पाथवे. ठीक है, जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है उसका पूछा है आपसे कि कितना ATP यहाँ पर बनता है. दैट इज़ बच्चों 2 ATP यहाँ पर बनता है, क्योंकि जो ओवरऑल अगर मैं ग्लाइकोलिसिस की बात करूँ तो वहाँ पर 4 ATP होते हैं, जिसमें से 2 ATP जो हैं कंज्यूम हो जाते हैं प्यारे बच्चों. तो नेट गेन जो बनता है हमारे पास सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में दैट इज़ 2 ATP. तो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है विच एंजाइम इज केमिकली नॉट अ प्रोटीन. इनमें से कौन सा एंजाइम जो है केमिकली प्रोटीन नहीं है. तो इसका राइट आंसर जाएगा बच्चों राइबोजाइम. जो राइबोजाइम है एक RNA मॉलिक्यूल है बच्चों. क्या है, RNA मॉलिक्यूल है, और इसके पास कौन सी एक्टिविटी होती है, कैटालिटिक एक्टिविटी होती है, ना कि इसके पास कोई प्रोटीन की एक्टिविटी होती है. तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा बच्चों, राइबोजाइम. आगे फिफ्थ क्वेश्चन में बोला गया है कि कौन सा एंजाइम जो है ब्रेक डाउन करता है फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट को. ठीक है, आगे तोड़ने का काम है फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट को. तो पहले तो हेक्सोकाइनेज आता है जब फ्रक्टोज से फ्रक्टोज 1,6 बनता है, फिर उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा बच्चों एल्डोलेज. कौन सा आएगा, एल्डोलेज. ये एल्डोलेज क्या करता है, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट को G3AP, ठीक है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और DHAP, ठीक है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इन दोनों में ब्रेक करने का काम करता है बच्चों. ठीक है, दैट इज एल्डोलेज. नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है बच्चों असेप्टर ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम इन क्रेब्स साइकिल. मेन असेप्टर जो होता है एसिटाइल कोएंजाइम का दैट इज बच्चों ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर रहेगा. क्योंकि जो एसिटाइल कोएंजाइम होता है वो हमारा 2 कार्बन कंपाउंड होता है बच्चों, और ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड हमारा 4 कार्बन कंपाउंड होता है. तो जब ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं ना बच्चों, तो ये एक 6 कार्बन कंपाउंड बनाते हैं जिसका नाम होता है सिट्रेट, है ना. 2 और 4 6 कार्बन कंपाउंड बना देंगे सिट्रेट. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. पूछा गया है एंजाइम्स कंसर्न्ड विद द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. कौन सा एंजाइम है जो कंसर्न्ड है विद द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. देखो इसके लिए अगर हम बात करें रिमूव करना है हाइड्रोजन को बेसिकली या इलेक्ट्रॉन को. ठीक है, तो जो हाइड्रोजन या फिर इलेक्ट्रॉन को अगर जब भी हम रिमूव कर रहे हैं या ट्रांसफ़र कर रहे हैं लाइक NAD पॉजिटिव या FAD, ठीक है, तो इन सब में हमारा जो रोल होता है एक एंजाइम का दैट इज डिहाइड्रोजिनेज. तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बच्चों राइट आंसर रहेगा. आगे क्वेश्चन में बोला गया है
एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन, इनमें से जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है वो कहाँ पर होती है? तो एनारोबिक रेस्पिरेशन बच्चों होती है हमारी साइटोप्लाज्म में, ठीक है। जो हमारा सपोज कीजिए एक ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस जो आपने पढ़ा है इस चैप्टर के अंदर, या फिर फर्मेंटेशन पढ़ा है, तो ये जो प्रोसेस होते हैं ना बच्चों, ये कहाँ पर होते हैं? हमारे साइटोप्लाज्म में होते हैं, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या पूछा गया है कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेड, ठीक है, जब भी ब्रेड का फॉर्मेशन होता है ना बच्चों, तो वो क्या हो जाता है? पोरस हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय द एक्शन ऑफ, पूछा है कि किसके एक्शन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज होता है? क्योंकि जो यीस्ट होता है ना बच्चों, वो क्या शो करता है? आप सबको पता होना चाहिए ये चीज़। यीस्ट जो है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन शो करता है। क्या शो करता है? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और ये क्या रिलीज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और सेल के अंदर क्या बना लेगा? पोर्स बना लेगा, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा? यीस्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे 10th क्वेश्चन आज के वीडियो का, यानी कि 70 क्वेश्चन एज पर द वीडियो, एज पर द पार्ट, ठीक है। पूछा गया है एलोस्टेरिक एंजाइम हैव एलोस्टेरिक साइट 4। जो एलोस्टेरिक एंजाइम होते हैं उनके पास जो ये साइट होती है किसके लिए होती है? एक्टिवेशन के लिए, इनिबिशन के लिए, या दोनों के लिए? तो दोनों के लिए होती है साइट। वहाँ पर एक्टिवेशन साइट भी होती है बच्चों, इनिबिशन साइट भी होती है, ताकि वो क्या कर सके? रेगुलेट कर सके। क्या रेगुलेट कर सके बच्चों? एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट कर सके, ठीक है। तो एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए जो एलोस्टेरिक साइट है वहाँ पर हमारे इनहिबिटर्स भी होते हैं और एक्टिवेटर्स भी होते हैं, दोनों ही प्रेजेंट होते हैं बच्चों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन एट विच एन एंजाइम अटेन हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है, जो V मैक्सिमम का हाफ होता है, ठीक है। ये चीज़ आपसे पूछी गई है। वहाँ पर क्या होगा? ठीक है, वहाँ पर जो कंसंट्रेशन होगी डेट इज Km क्या होगा? कांस्टेंट होगा वो पर्टिकुलर एंजाइम। जो Km होता है ना बच्चों, वो क्या डिनोट करता है? किसी भी एंजाइम की एफिनिटी के बारे में बताता है, ठीक है। किसी भी एंजाइम की एफिनिटी के बारे में बताता है कि उस एंजाइम की एफिनिटी उस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए क्या है, ठीक है। तो Km होगा वहाँ पे कांस्टेंट ऑफ एंजाइम, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, तो बच्चों ये माइकलिस मेंटन इक्वेशन थी लास्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए एंजाइम की जो माइकलिस मेंटन इक्वेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू द टू नेम्स रेफर टू वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। दोनों का सेम नाम है बच्चों और दोनों को ही हम एक ही चीज़ बोलते हैं, यानी कि सेम नाम से बुलाते हैं, तो क्रेब्स साइकिल ही बुलाते हैं। तो बेसिकली जो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल हो या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल हो, इन दोनों को हम बोथ आर द नेम्स ऑफ क्रेब्स साइकिल, ठीक है। दोनों ही किसके नाम है बच्चों? क्रेब्स साइकिल के। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, कई बार एग्जाम में ये नाम भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा डायरेक्ट। तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल या फिर क्रेब्स साइकिल, बात तीनों एक ही है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है? देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। फर्स्ट ऑप्शन में ट्राइओस फॉस्फेट इज द इलेक्ट्रॉन डोनर वाइल एसिटाल्डिहाइड इज द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। बिल्कुल सही बात बोली है, पहली स्टेटमेंट ठीक है। जो हमारा ट्राइओस फॉस्फेट होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह यहाँ पे काम करता है और एसिटाल्डिहाइड जो होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करता है। पायरुविक एसिड का कोई रोल नहीं है एज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। वो कह रहा है कि देयर इज नो इलेक्ट्रॉन डोनर, नहीं। ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, नहीं। तो सीधा सीधा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होगा? ट्राइओस फॉस्फेट इलेक्ट्रॉन डोनर और एसिटाल्डिहाइड जो होता है जो बनता है हमारा वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ठीक है। आगे 74 क्वेश्चन में बच्चों बोला गया है कि इन ग्लाइकोलिसिस, जो ग्लाइकोलिसिस का हमारा जो 10 स्टेप रिएक्शन वाला जो हमारा प्रोसेस है बच्चों, उसमें बोला गया है कि ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड बाय, इलेक्ट्रॉन्स किसके थ्रू रिमूव होते हैं? तो दैट इज NAD पॉजिटिव। मैंने आपको बताया था जो NAD पॉजिटिव है वो H पॉजिटिव को क्या करता है, यानी कि या फिर मतलब इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, ये एक्सेप्ट करने का काम करता है और रिड्यूस होके ये क्या बना लेगा? NADH, ठीक है। तो ये किसका काम है? NAD पॉजिटिव का। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है बच्चों, ड्यूरिंग विच स्टेज in the complete oxidation of glucose are the greatest number of ATP molecules formed from ADP। कहता है कि मैक्सिमम ATP, मैक्सिमम जो है ATP वो कब फॉर्म होंगे? ड्यूरिंग विच प्रोसेस? एंड दैट इज फॉर्म ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। तो ETS इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों। जो ETS होता है वो हाईएस्ट ATP बनाता है,
ठीक है, हाईएस्ट एटीपी बनाता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। मैंने ऑक्सीडेटिव की शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर मेंशन की है, तो डेट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की वजह से वहाँ पर ऐसा होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 मेरे प्यारे बच्चों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है द डेफिशिएंसी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की अगर कमी हो जाए तो वो अफेक्ट करते हैं दो प्रोसेस को, एक तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस और साथ ही हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस को भी। ठीक है, अब इस लिस्ट में से बोला गया है कि विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट शुड अफेक्ट द मोस्ट। ठीक है, इस ईटीएस साइकिल को सबसे ज़्यादा कौन इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, और दोनों ही प्रोसेस की बात की है, फोटोसिंथेसिस भी और कहीं ना कहीं रेस्पिरेशन भी। ठीक है, तो कुछ जो बेसिक एलिमेंट होते हैं ना बच्चों ईटीएस के लिए, डेट इज कॉपर, मैंगनीज और आयरन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, असेंशियल होते हैं फॉर ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन के लिए। तो ऑप्शन में देखें तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आपका चला जाएगा। नेक्स्ट एक थ्योरी है आपकी कीमियोस्मोटिक थ्योरी, आपने सबने पढ़ी होगी। तो एटीपी सिंथेसिस की थ्योरी है जो कि क्लोरोप्लास्ट में है और माइटोकॉन्ड्रिया में है। तो ये किस पे बेस्ड है, ऑब्वियसली प्रोटॉन ग्रेडियंट पे बेस्ड है। वहाँ पर क्या बनता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है। जो एटीपी की सिंथेसिस होती है वो किस पर डिपेंड करती है, H पॉजिटिव ग्रेडियंट पे, जो भी मेम्ब्रेन के अराउंड H पॉजिटिव सारा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम इनहिबिशन इज करेक्ट। आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है रिगार्डिंग एंजाइम इनहिबिशन बच्चों। ठीक है, फर्स्ट में बोला गया है कि नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ एंजाइम कैन बी ओवरकम बाय एडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट। नहीं, ऐसा तो किसी किताब में नहीं लिखा। आगे पूछा गया है कि जो कम्पिटिटिव इनहिबिशन इज सीन व्हेन अ सबस्ट्रेट compete with an enzyme for binding to an inhibitor protein। कह रहा है कि कम्पिटिटिव इनहिबिशन दिखेगा जब कोई सबस्ट्रेट जो है किसी एंजाइम के साथ compete करेगा, कि वो इनहिबिटर से, प्रोटीन से नहीं, इनहिबिटर से तो नहीं। ठीक है, आगे कह रहा है कम्पिटिटिव इनहिबिशन इज सीन। ठीक है, इन दोनों में थोड़ा आएगा आंसर, साफ साफ पता चल रहा है, क्योंकि दोनों में कम्पिटिटिव इनहिबिशन की बात की है ज़्यादा। हाँ, हालांकि नॉन कम्पिटिटिव की भी यहाँ पर दोनों में बात की है। तो देखो क्या कह रहा है, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफन बाइंड टू एंजाइम इरिवर्सिबली। नहीं, इरिवर्सिबली क्यों बाइंड होगी। ठीक है, थर्ड ऑप्शन में बोला गया बच्चों कम्पिटिटिव इनहिबिशन is seen when substrate and inhibitor compete for the active site। that is very true statement बच्चों। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर जाएगा। बोला गया है कि competitive inhibition कब दिखेगा, जब substrate और inhibitor आपस में एक दूसरे के लिए क्या करेंगे, compete करेंगे। और वो compete किसके लिए करेंगे, कि उसको एक्टिव साइट के साथ जाके बाइंड करना है एंजाइम की। ठीक है बच्चों, तो वो सेम एक्टिव साइट के लिए compete करते हैं, चाहे वो इनहिबिटर हो या फिर सबस्ट्रेट हो बच्चों। ठीक है, तो दैट इज कम्पिटिटिव इनहिबिशन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द कैटालिटिक एफिशिएंसी ऑफ टू डिफरेंट एंजाइम कैन बी कंपेयर्ड बाय। जो कैटालिटिक एफिशिएंसी होती है किसी भी एंजाइम की, जो हमारे पास क्या होती है, कैटालिटिक एफिशिएंसी, यानी कि उसकी Km वैल्यू बच्चों। ठीक है, कैटालिटिक एफिशिएंसी मतलब उसकी Km वैल्यू। कहता है कि दैट इज कंपेयर्ड बाय, किससे कंपेयर होगी। ठीक है, जो हमारी कैटालिटिक एफिशिएंसी है, एंजाइम की एफिशिएंसी, ऑब्वियसली देखिए ये Km वैल्यू से ही कंपेयर होगी ना। ठीक है, देखिए अगर हमारे पास Km वैल्यू कम है, ठीक है, तो एंजाइम की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी बच्चों। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, एंजाइम की एफिशिएंसी क्या होगी, बढ़ेगी। तो Km वैल्यू जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है, अगर हाई Km होगा तो एंजाइम की एफिशिएंसी कम होगी। तो कंपैरिजन पूछा है तो डेट इज Km वैल्यू। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि विच इज़ द साइट ऑफ क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल इनमें से कहाँ पर होता है बच्चों। देखिए जब हमने बात की थी ग्लाइकोलिसिस की तो वो तो साइटोप्लाज्म में हो रहा था, लेकिन जो हमारा क्रेब्स साइकिल है ना बच्चों, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होती है बच्चों। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स वहाँ पर होता है। अब इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो खाली माइटोकॉन्ड्रिया, तो आप थर्ड ऑप्शन को क्लिक करके आएंगे, अदरवाइज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स पर क्लिक करके आते। ठीक है बच्चों, अब आ गए हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, यानी कि वीडियो का 21 यानी कि यहाँ पर 81। ठीक है, पूछा गया है क्यूरिंग ऑफ टी लीव्स इज ब्रॉट अबाउट बाय द एक्टिविटी ऑफ। ठीक है, जो फर्मेंटेशन होता है ना बाय द बैक्टीरिया, वो ऑब्वियसली क्या करता है,
फ्लेवर या कोई एरोमा डेवलप करता है ना, तो वो किसकी वजह से होता है फर्मेंटेशन? ऑब्वियसली बैक्टीरिया की वजह से बच्चों, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। आगे पूछा गया है कि कौन से स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज नॉट करेक्ट। नोट वर्ड मेंशन है ऑप्शन में, क्वेश्चन में, तो ये चीज़ आपको ज़रूर देखनी है। आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने लगे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें या तो क्वेश्चन में लिखा होगा करेक्ट या फिर लिखा होगा इनकरेक्ट, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली आने के चांसेस होते हैं इनकरेक्ट के बच्चों, ठीक है। आजकल ये क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे हैं, तो इनकरेक्ट लिखा हो या नोट करेक्ट कंफ्यूज नहीं होना है आपने, ठीक है। नोट करेक्ट मतलब इनकरेक्ट की बात कर रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या बोला है कि इनर मेम्ब्रेन इज हाईली कन्वलेटेड फॉर्मिंग ए सीरीज ऑफ इनफोल्डिंग। ऑब्वियसली जो माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन की इनर लाइनिंग होती है उसमें क्रिस्टे होते हैं, इनफोल्डिंग होती है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। हमें तो नोट करेक्ट यानी कि इनकरेक्ट चूज करना है बच्चों, ठीक है। तो ये तो सही हो गई। अब नेक्स्ट में देखते हैं आउटर मेम्ब्रेन रिजेंबल्स अ सीव, सीव की तरह दिखती है, बिल्कुल सही बात है। कह रहा है कि आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू ऑल काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, हाँ बिल्कुल सही बात है, वहाँ पर सारे मॉलिक्यूल्स एंटर कर सकते हैं। आगे बोला है कि एंजाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन आर एम्बेडेड इन द आउटर मेम्ब्रेन। नहीं बच्चों, ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। जो ईटीएस के एंजाइम होते हैं वो आउटर मेम्ब्रेन में नहीं होते, वो कहाँ पर होते हैं बच्चों? इनर मेम्ब्रेन में बाउंडेड होते हैं। तो नोट करेक्ट पूछा है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर चला जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आगे क्वेश्चन नंबर 83 में बोला गया है कि हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स वुड मैक्सिमली बी जनरेटेड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से कितने एटीपी मॉलिक्यूल बनेंगे? कब पूछा है? जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है 1 मोल ऑफ ग्लूकोज का, किसमें? CO2 में और H2O में, जो यील्ड करेगा कितने कैलोरी? 686 कैलोरी, ठीक है बच्चों। तो आपसे टोटल थ्योरेटिकल जो मैक्सिमम आपसे एटीपी यहाँ पर पूछे गए हैं, तो आपके पास एनर्जी कितनी है? 686 कैलोरी है, ठीक है। तो आगे बोला है कि एंड यूजफुल केमिकल एनर्जी इज अवेलेबल इन द हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड ऑफ 1 मोल ऑफ एटीपी इज 12 किलो कैलोरी। तो ऑब्वियसली 686/12 यहाँ पर आपके पास ओवरऑल कितने आ जाएंगे? 57 एटीपी आ जाएंगे, थ्योरेटिकल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगर आप इसको देखें तो ये थ्योरेटिकल वैल्यू आ जाएगी 57। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों। आगे 88 में बोला गया है एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस बाउंड टू एन एंजाइम। एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है, जो किसी एंजाइम के साथ बाउंड है और एसेंशियल है अपनी फॉर इट्स एक्टिविटी, उसे हम क्या कहते हैं? बेसिकली एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि एंजाइम से बाउंड है, तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? को एंजाइम, ठीक है। तो जो ये को एंजाइम होते हैं ना बच्चों, ये क्या होते हैं? ये हमारे होते हैं ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन हेल्पर्स कहेंगे हम इन्हें। क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन हेल्पर्स कहेंगे। जैसे कि हमारे पास क्या है? NAD पॉजिटिव, FAD पॉजिटिव, ये सब है ना। तो ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन हेल्पर्स हैं ये कोएंजाइम। आगे 85 में बोला गया है बच्चों द ओवरऑल गोल ऑफ ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज द फॉर्मेशन ऑफ। तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन है ये? तो इसका बच्चों क्या रहेगा हमारे पास राइट आंसर कि जो ATP है दैट इज इन स्मॉल स्टेपवाइज यूनिट। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा कि एनर्जी रिलीज होती है ग्रेजुअली ताकि वो हीट के लॉस को प्रिवेंट कर सके। 86 में आपको बोला गया है कि ऑल एंजाइम ऑफ TCA साइकिल कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, एक्सेप्ट वन विच इज लोकेटेड इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो वो कौन सा एंजाइम है? ठीक है। और जो साइटोसोल में होता है प्रोकैरियोट्स के, तो वो कौन सा एंजाइम है? दैट इज सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ऑप्शन नंबर 1 ये कहाँ पर होता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है बच्चों। आगे 87 में आपसे पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैमेलियन सेल्स आर नॉट कैपेबल ऑफ मेटाबोलाइजिंग ग्लूकोज टू कार्बन डाइऑक्साइड एरोबिकली, ठीक है। कौन सा सेल जो है इनकेपेबल है एरोबिक ग्लूकोज ऑक्सीडेशन से? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा? दैट इज रेड ब्लड सेल, क्योंकि रेड ब्लड सेल जो होते हैं दे लैक माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? RBC। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 88 में आपको बोला गया है कि एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज का कौन होता है? दैट इज मेलोनेट बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 मेलोनेट जो रिजेंबल करता है सक्सिनेट को, और ये क्या करता है? एक्टिव साइट को क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है बच्चों, एक्टिव साइट को।
89 क्वेश्चन बोला गया है कि कीमियोस्मोटिक कपलिंग हाइपोथेसिस जो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की, ऑब्वियसली ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से जानी जाती है ये। तो एटीपी इज द फॉर्म बिकॉज पूछा गया है कि एटीपी फॉर्म होता है, कीमियोस्मोटिक कपलिंग जो है प्रपोज करती है एटीपी फॉर्मेशन। ऐसा क्योंकि एटीपी सिंथेसिस जो होती है वो किसकी वजह से होती है, हमारी प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से होती है। तो एक प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन, ये सीधा ही पहला आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। अगले ऑप्शन हमें देखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है। तो बच्चों आज की वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में अपना जो स्कोर है 120 में से यहाँ पर मेंशन ज़रूर करेंगे कमेंट सेक्शन में कि आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए और आपका स्कोर ये है, ठीक है बच्चों। तो जल्दी से स्क्रीन पे लास्ट क्वेश्चन भी देख लो और अपना आंसर सोच लो, स्क्रीन को एक बार पॉज करके और फिर मैच कर लो कि क्या राइट आंसर है इसका, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। बोला गया है एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस इन विच सबस्ट्रेट इज ऑक्सीडाइज। एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस जिसके अंदर सबस्ट्रेट क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है विदाउट एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। यानी कि बोल रहा है कि जो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना बच्चों, दैट इज विदाउट एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर, ठीक है, बिना इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर के ऐसा हो रहा है, ठीक है। कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर हमारे पास यहाँ पे नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड एज बच्चों फर्मेंटेशन, ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि फर्मेंटेशन जो है इंटरनल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को यूज करता है एज एन एक्सेप्ट, ठीक है बच्चों। तो दैट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 3, दैट इज फर्मेंटेशन बच्चों, ठीक है। तो स्कोर का मैं बच्चों वेट करूंगी आपका कमेंट सेक्शन में। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो आपको क्या करना है आपको पता है, चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे होगा कि जो अपनी नेक्स्ट वीडियो आएगी बच्चों उसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। तो बेल आइकन पे आपको क्या कर लेना है, क्लिक कर लेना है प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आप फटाफट से क्या करोगे, MCQs नेक्स्ट अप्लाई कर लोगे। अब आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं तो ऑब्वियसली एक सब्सक्राइब तो यहाँ पर बनता है और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एंड हाँ, एक ज़रूरी बात कि आपको क्या रहना है, टिल निट एग्ज़ाम आपको रहना है कॉन्फिडेंट और हमेशा हैप्पी, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे कॉन्फिडेंट एंड बी हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।